तो आज के इस बायोलॉजी के कैप्सूल कोर्स में बात होगी किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा क्लास 11th की अगर बात करें तो क्लास 11th की सेकेंड नंबर चैप्टर है और चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पेज पलट लें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th की सेकेंड नंबर चैप्टर की बात होगी और टॉपिक का नाम उसमें मिलेगा तुम्हें एनसीईआरटी के तीसरे पेज पे। टॉपिक है किंगडम मोनेरा। इतना बड़ा ये किंगडम है अगर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से बात करें, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म लिस्टेड नहीं है। अगर इनके स्पीसीज को जोड़ देना हम अकेले तो मिलियंस में चले जाएंगे बैक्टीरिया के नंबर, लेकिन इन स्पीसीज को आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, इसलिए इनका जिक्र भी नहीं होता सारे स्पीसीज का। कुछ ऐसे स्पीसीज जिनसे हमें बेनिफिट है, हमने उनको डिस्कवर कर रखा है, हमने उनको भी देखा है जिनसे बीमारियां होती हैं, उन पे भी हमने काम करा है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक की बात होगी वो है किंगडम मोनेरा। हमने ऐसे कई सारे टॉपिक्स देखे बायोलॉजी के इस कैप्सूल कोर्स में और उसी में आज बारी है किंगडम मोनेरा की बारी है। किंगडम मोनेरा, अगर मैं एक सिंपल सी लाइन बोलूं कि किंगडम मोनेरा में जो आता है वो बैक्टीरिया बन जाता है, तो इसी से सारी लाइनें क्लियर हो जाती हैं। किंगडम मोनेरा का एक अकेला मेंबर जो आता है वो होता है बैक्टीरिया। कौन है भाई? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। सोल मतलब होता है अकेला। किंगडम मोनेरा का अकेला मेंबर जो होता है उसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के अलावा कुछ भी नहीं आते। तुम बोलोगे ब्लू ग्रीन एल्गी तो आता है ना, वो भी तो बैक्टीरिया है, सियानो बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा को भी बैक्टीरिया कंसीडर कर सकते हो, एक्टिनोमाइसिटीज को भी कर सकते हो, रिकेटेशिया को भी कर सकते हो, सब आते हैं बैक्टीरिया के कैटेगरी में। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनसे ज्यादा कोई ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो अबंडेंस है वो इसी माइक्रोब्स की है, बैक्टीरिया की ही है। कहते हैं बैक्टीरिया दुनिया में हर जगह होता है। मेरे पेन में भी बैक्टीरिया है, मेरे हाथ में भी बैक्टीरिया है। कहते हैं कि अगर एक मुट्ठी अगर हमने सॉइल उठाया तो उसमें लगभग हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। 100, 200, 300, 400 बैक्टीरिया मिल सकते हैं एक मुट्ठी हमने सॉइल अगर उठाया है तो। बैक्टीरिया कुछ ऐसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं जहां रह पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में, गर्म झरनों में, सल्फ्यूरिक एसिड की गर्म झरनों में भी सरवाइव करते हैं। डेजर्ट्स की चिलचिलाती गर्मी में भी सरवाइव करते हैं जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बर्फ में भी रह पाते हैं जहां टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। डीप ओशियंस जहां प्रेशर इतना ज्यादा है वहां पे भी ये सरवाइव कर पाते हैं, जहां और बहुत ही कम लाइफ फॉर्म सरवाइव कर पाते हैं। जहां सबकी जिंदगी पॉसिबल नहीं है कि सब सरवाइव वहां पे कर पाए, तो ऐसे हैं कुछ बैक्टीरिया के लोकेशन। कुछ ऐसे जगहों पे रह रहे हैं जहां सब के लिए रह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन। गजब की खेल खेली एनसीईआरटी ने, इन और ऑन। बैक्टीरिया की बात करें, किसी की बॉडी के अंदर भी रह सकता है और इनके कई सारे मेंबर जो हैं बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं। तो अंदर हुए तो एक्टोपैरासाइट, बाहर हुए तो इंडोपैरासाइट के तौर पे भी काम करते हैं। ठीक है भाई, तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी भी लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आखिर वो कौन कौन से शेप हैं? शेप है स्फेरिकल, शेप है रॉड शेप्ड, शेप है कॉमा शेप्ड, शेप है स्पाइरल शेप्ड। तो बताओ टोटल कितनी तरीके के शेप हुए? टोटल 4 तरीकों के शेप हुए हैं, स्फेरिकल, रॉड शेप्ड, कॉमा शेप्ड और स्पाइरल। तो स्फेरिकल कौन होगा? तो कोकस होगा। रॉड शेप्ड कौन होगा? तो बैसिलस होगा। कॉमा शेप्ड विब्रियम होगा। स्पाइरल स्पाइरुलम होगा। स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप्ड बैसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम और स्पाइरल स्पाइरुलम। इनके प्लुरल भी याद रखेंगे। कोकस का प्लुरल कोकाई, बैसिलस का बैसिलाई, विब्रियम का विब्रियो, स्पाइरल स्पाइरलम का स्पाइरुला। ठीक है, तो ये चीज याद रखने हैं तुम्हें।
डायग्राम देखें, बैक्टीरिया को 4 शेप में हमने डिवाइड किया था। रॉड शेप्ड बैसिलस, स्पाइरल स्पाइरलम, विब्रियो विब्रियम, कॉमा शेप्ड, है ना। एक चीज मिसिंग है इसमें, और वो चीज क्या है मिसिंग? स्फेरिकल कोकस, है ना। स्फेरिकल कोकस की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया के हमने डिफरेंट शेप्स भी देख लिए। चलो आगे देखते हैं क्या बात है। अगर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बड़ा सिंपल है, लेकिन अगर बैक्टीरिया की बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इसका। क्यों कह रहे हैं एनसीईआरटी स्ट्रक्चर सिंपल है, सेल वॉल सिंपल है, सेल मेम्ब्रेन सिंपल है, लेकिन अगर बिहेवियर की बात करें, यहां पे बात न्यूट्रिशनल बिहेवियर की चल रही है। कौन से बिहेवियर की बात करेंगे हम लोग? न्यूट्रिशनल बिहेवियर की बात चल रही है यहां पे। तो न्यूट्रिशनल बिहेवियर जो इनका होता है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से तुम कंपेयर भी कर सकते हो। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, अकेले बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। जब तुम मोनेरा किंगडम में जाओगे, देखोगे कि कैसा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। तुम्हें ऑटोट्रॉफिक भी मिलेगा, तुम्हें हेट्रोट्रॉफिक भी मिलेगा, तुम्हें ऑटोट्रॉफिक में कीमो ऑटोट्रॉफिक भी मिलेगा, तुम्हें फोटो ऑटोट्रॉफिक भी मिलेगा, और तुम्हें हेट्रोट्रॉफ में पैरासिटिक भी मिलेगा, सैप्रोफाइटिक भी मिलेगा, डिकम्पोजर भी मिलेगा। सब तरह के हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। पूछे कि 100 में 90 बैक्टीरिया क्या मिलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स मिलेंगे। 10 ही जो बैक्टीरिया होंगे वो ऑटोट्रॉफिक मिलेंगे। ऑटोट्रॉफिक कहने का मतलब क्या? अपना खाना खुद बनाना। अपना खाना अगर बैक्टीरिया खुद बना रहा है, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जैसे CO2 H2O से मिलाकर खाना बनाता है, तो बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक 2 तरीके के अभी जस्ट हमने देखा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता है। ठीक है भाई, अपना खाना खुद बनाना। हेटरोट्रॉफ की बात करें तो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहना खाने के लिए, चाहे वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड रहना, चाहे वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहना। अगर अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है तो हम इन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट है तो हम इन्हें सैप्रोफाइट्स कहते हैं। ये बेसिक सी बातें हैं, सबको आती होंगी, है ना। चलो भाई, तो ये बात हो गई हमारी। नेक्स्ट, अब इसके कई सारे क्लासिफिकेशन हैं। हम आर्की बैक्टीरिया देखेंगे, हम साइनोबैक्टीरिया देखेंगे, मींस यू बैक्टीरिया, और हम देखेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया, कहते हैं इसके बारे में कि ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है। कहते तो ऐसा है कि जब से दुनिया बनी थी तब से लेकर आज तक है ये मौजूद। तब से लेकर आज तक, अरबों साल पहले भी थे, आज भी हैं, और कहते हैं जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेंगे। ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है। ये बड़े ही स्पेशल हैं। क्यों कहते हैं इन्हें स्पेशल? क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में भी ये सरवाइव कर पाते हैं। कुछ ऐसे जगह जहां पे रह पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसे हैबिटेट्स में ये सरवाइव कर पाते हैं, जैसे एक्सट्रीम सॉल्ट एरियाज। हैलोफाइल्स कहते हैं इन्हें। हैलो का मतलब सॉल्ट होता है, फाइल्स का मतलब लविंग होता है। तो जो सॉल्ट प्रेमी हैं, जो सॉल्ट लवर हैं, उन्हें हैलोफाइल्स कहते हैं। ऐसे जिनको हॉट स्प्रिंग्स पसंद है, गर्म झरने, सल्फ्यूरिक एसिड के झरने पसंद हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। जिन्हें टेम्परेचर पसंद है, जिन्हें वो एसिडिक एनवायरनमेंट पसंद है, तो नाम रखा गया थर्मो एसिडोफिल्स। जिन्हें सॉल्टी एरियाज पसंद है, हम उन्हें हैलोफाइल्स कहते हैं। और जिन्हें दलदल ही दलदल पसंद है, दलदल जहां से मीथेन निकल रहा है, मिथेनोजेंस, मीथेन को प्रोड्यूस करने वाले को हम मिथेनोजेंस कहते हैं। तो 3 तरीके के आर्की बैक्टीरिया हमें मिले, हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस हमें मिले हैं। हैलोफाइल्स वो जो एक्सट्रीम सॉल्ट एरियाज में रह रहे हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स वो जो हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे हैं, और मिथेनोजेंस वो जो मार्श एरियाज में रह रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया और भी अलग जो बैक्टीरिया हैं, उनमें क्या सबसे बड़ा फर्क है? सबसे बड़ा फर्क है सेल वॉल का। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, वहां पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलता है।
सेल मेम्ब्रेन में भी ब्रांच लिपिड चेन मिलती है। तो यहां पे चाहे तो सेल वॉल और चाहे सेल मेम्ब्रेन। 2014 AIPMT का क्वेश्चन था कि आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट क्या? ऑप्शन में सेल वॉल नहीं था, ऑप्शन में सेल मेम्ब्रेन था, तो आंसर सेल मेम्ब्रेन जाएगा। लेकिन अगर दोनों चूज करने को मिले कि सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, तो चूज करेंगे सेल वॉल। क्यों? हमारी एनसीईआरटी यही कहती है। ठीक है भाई, आर्कीबैक्टीरिया बैक्टीरिया में पता चला डिफरेंस सेल वॉल का है। सेल वॉल ही ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके चलते अलग अलग एक्सट्रीम कंडीशन में ये सरवाइव कर पाते हैं। मिथेनोजेंस रहते कहां हैं? मिथेनोजेंस बहुत सारे जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं, किन्हें कहते हैं रूमिनेंट एनिमल्स? काउज, बफेलोज। रूमिनेंट एनिमल्स जिनके पास रूमेन होता है, जितने भी है ना काउज, बफेलोज, गोट्स वगैरह, इनके स्टमक 4 चैम्बर के होते हैं। इनमें से एक चैम्बर का नाम होता है रूमेन। तो ये याद रखेंगे, काउज एंड बफेलोज जो हैं वो रूमिनेंट एनिमल्स हैं। उनके गट में, उनके एलिमेंट्री कैनाल में मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। और वही जो उनके गोबर होते हैं ना, तो गोबर से बायोगैस का प्रोडक्शन, उससे मीथेन का प्रोडक्शन करवाते हैं। तो तुमसे पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे आर्कीबैक्टीरिया हैं जो रूमिनेंट एनिमल्स के गट में मिलते हैं? तो मिथेनोजेंस। कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं रूमिनेंट एनिमल्स के डंग से? तो बोलेंगे मिथेनोजेंस। नेक्स्ट, यू बैक्टीरिया। हजारों यू बैक्टीरिया हैं अलग अलग तरीकों के, डिफरेंट यू बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। अरे कहीं भी यू आ जाए ना तो समझ जाओ ट्रू की बात चल रही है। जैसे यू सिलोमेट, तो समझ जाओ ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। कैसे पहचानोगे इन्हें? दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। सेल वॉल तो रिजिड मिलेगा ही। अगर मोटिलिटी मतलब अगर चल पाते हैं ये, तो उसमें फ्लैजला भी मौजूद होगा। अगर एक फ्लैजला है तो फ्लैजलम कहते हैं। तो फ्लैजला जिसके पास है तो मोटिलिटी तो रहेगी ही रहेगी, चल तो पाएगा ही वो। यू बैक्टीरिया के अंदर ही बात करते हैं सियानोबैक्टीरिया की, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बुलाया जाता है। कभी भी विटैकर ने अपनी जिंदगी में ब्लू ग्रीन एल्गी टर्म का यूज नहीं किया। ये टर्म लीनियस के द्वारा दिया गया था, ब्लू ग्रीन एल्गी, और सियानोबैक्टीरिया इनका नाम है। ठीक है, जो यू बैक्टीरिया है तो सियानोबैक्टीरिया हम उन्हें बुलाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि विटैकर के अकॉर्डिंग किंगडम मोनेरा में सियानोबैक्टीरिया को ही रखा गया था। विटैकर के अकॉर्डिंग मोनेरा में आने वाले सारे मेंबर बैक्टीरिया ही कंसीडर किए जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं। सियानोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए मौजूद होगा, जो बड़े बड़े ग्रीन प्लांट्स में भी होता है, जितने भी हायर प्लांट्स उनमें भी यही मौजूद होता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मतलब अपना खाना खुद बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सियानोबैक्टीरिया एक सेल का भी हो सकता है, सियानोबैक्टीरिया कॉलोनी बनाकर भी रह सकता है, सियानोबैक्टीरिया फिलामेंटस भी हो सकता है, इस तरह से। नेक्स्ट, अगर बात की जाए तो ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, ये मरीन भी होते हैं, ये टेरिस्ट्रियल भी होते हैं। इसका मतलब कह दें कि जो सियानोबैक्टीरिया होता है वो एक्वेटिक भी होता है प्लस टेरिस्ट्रियल भी होता है। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी होता है प्लस मरीन भी होता है। इनकी जो कॉलोनीज बनी होती हैं वो सराउंडेड होती हैं जिलेटिनियस सीड से, ताकि प्रोटेक्शन इनको मिलती रहे। म्यूसिलेजिनियस सीड भी कह सकते हैं। ये वाटर ब्लूम्स क्रिएट करती हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। जो पानी बहुत गंदा है, जो पानी एक जगह पे इकट्ठा हो गया है, नदियों में नहीं, स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं, मतलब जैसे झीलों में, तालाबों में, पोखर में, है ना, तो वाटर ब्लूम्स का वहां पे डेवलपमेंट होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं कुछ स्पेशल सेल में। इस सेल का नाम याद रखेंगे, सेल का नाम क्या है? हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट ही वो सेल है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन चल रहा होता है। और तुमसे पूछे कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं, बोलेंगे नॉस्टॉक और एनाबेना। नॉस्टॉक और एनाबेना, ये जो नॉस्टॉक और एनाबेना है ना, इनके पास ही खास तरीके के सेल होते हैं। इनके पास जो खास तरीके के सेल हैं उन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। अभी तक जो भी काम चल रहा था वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का बात चल रहा था। अब बारी आती है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक केमिकल्स का सहारा लेंगे
बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेंगे, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, और उसके बाद एटीपी का प्रोडक्शन वो करवाएंगे। नाम सुना होगा सबने, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सारी बातें हम नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन में। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, आयरन साइकिल, सल्फर साइकिल, सारी चीजें यहाँ पे चलती है ना। तो ये बेसिक सी बात यहाँ पे हो गई। तो ये ओवरऑल जो काम होता है ना, ये सब काम किसका है, साइकिल चलाने में जितने भी काम वगैरह सब चल रहे हैं वो सारे काम बैक्टीरिया वगैरह ही करते हैं। एक देखें यहाँ पे फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो हमें फिलामेंटस दिख रही है, और बाहर से ये म्यूसिलेजिनियस सीड से, जिलेटिनियस सीड से कवर्ड है। फिलामेंटस है, एग्जांपल नोस्टॉक है। कुछ देर पहले ही ये लाइन एनसीईआरटी ने लिखी थी, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स। फिर से एनसीईआरटी दिला रही है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। अरे मान लिया, हेटरोट्रॉफिक ही तो सबसे ज्यादा अबंडेंट है ना। अगर तुमसे पूछे कि ऑटो ज्यादा या हेट्रो ज्यादा, तो बोलेंगे हेट्रो ज्यादा होता है। हेट्रो में भी तुमसे पूछे कि पैरासिटिक ज्यादा या सैप्रोफाइटिक ज्यादा, तो बोलोगे सैप्रोफाइटिक ज्यादा होता है। सैप्रोफाइट्स ही तो डिकम्पोजर्स होते हैं, तभी तो बैक्टीरिया दुनिया के सबसे बेहतर डिकम्पोजर कहे जाते हैं। Many of them have a significant impact on human affairs. ह्यूमन से रिलेटेड भी कई सारे काम यहाँ पे होते हैं। ह्यूमन को बेनिफिट भी पहुंचा रहा है, ह्यूमन को नुकसान भी पहुंचा रहा है। दूध से दही बनाई जा रही है बैक्टीरिया की ही मदद से, लैक्टोबैसिलस। एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं, ये तो फंजाई से बनाया जा रहा है, लेकिन कई सारे बैक्टीरिया हैं जहां से बनाई जा रही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन चल रहा है, जितने भी दाल दलहन हैं, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट हैं, वहां से नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी हो रहा है। कुछ तो पैथोजेन हैं जो बीमारियां फैलाने का काम करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग को डैमेज करते हैं, फसलों को डैमेज करते हैं, जानवर जो हैं, फार्म एनिमल्स जो हैं उनको डैमेज करते हैं, और कुछ घर के पालतू कुत्ते जो हैं, पालतू पेट्स, जो भी पेट्स वगैरह हैं, उन सबों को नुकसान होता है। कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस के नाम दे रही है एनसीईआरटी, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर। हमें जानना चाहिए कौन सी बैक्टीरिया है जिससे कॉलेरा होती है, तो क्या बोलेंगे, विब्रियो कॉलेरी। टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी से होती है, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटानी से होती है, सिट्रस कैंकर जैंथोमेना सिट्री से होती है। ये कुछ अलग अलग बैक्टीरियल डिजीज हैं जो बैक्टीरिया के कारण से हो रहे हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। एनसीईआरटी लिखती है सेल वाले चैप्टर में, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो डिवाइड्स बाय फिजन। आल्सो क्यों लिखती है, क्योंकि बैक्टीरिया भी तो फिजन से डिवाइड कर रहा है ना। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब माहौल अच्छा है, जब माहौल फेवरेबल है तो फिजन करेगी। लेकिन अगर माहौल खराब है, अगर माहौल अनफेवरेबल जा रहा है, तो ये किसका प्रोडक्शन करती है, स्पोर का। इस स्पोर के प्रोडक्शन को हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। इस स्पोर के प्रोडक्शन को हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन का नाम देते हैं। याद रखना, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम की कोई चीज नहीं चलती। बैक्टीरिया की केस में अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी चलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं चलता बैक्टीरिया में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी चीज चलती है। प्रिमिटिव डीएनए ले लेंगे और उसको अगले बैक्टीरिया में उसको ट्रांसफर करने का काम करेंगे, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, ये सब चीजें यहां पे चलती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं। देख लो, बाइनरी फ्यूजन चल रहा है फेवरेबल कंडीशन में, बाहर में सेल वॉल है, अंदर में सेल मेम्ब्रेन है, बाकी ये डीएनए देख सकते हो तुम, और बाकी साइटोप्लाज्म है। सबसे आखिरी पॉइंट माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा की 4 लाइनें देख रहे हो ना, माइकोप्लाज्मा की सारी लाइनें नीट में पूछी जा चुकी हैं। कहते हैं कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सेल वॉल होता ही नहीं है इसमें। सोच कर देखो, अगर सेल वॉल नहीं है तो शेप तो चेंज होता रहेगा, बिल्कुल जोकर की तरह। तो बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक, शेप चेंज होता रहेगा, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है इन्हें। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, आज तक इससे छोटा कोई लिविंग सेल है नहीं।
कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अब कई बच्चे यहां पे भी गलत समझ लेते हैं कि कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमेशा ऑक्सीजन के बिना रहते हैं। कर सकते हैं, मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ऑक्सीजन के बिना, ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फैकल्टेटिव का केस है। अगर 100% बिना ऑक्सीजन के रहते तो ऑब्लिगेट कहना सही होता, लेकिन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन तो फैकल्टेटिव है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे माइकोप्लाज्मा हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स में क्या है, पैथोजेनिक, बीमारियां कॉज करते हैं वो, बहुत सारे माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जो माइकोप्लाज्मा होता है हम उसे पीपीएलओ कहते हैं, और ऐसा ही एमएलओ भी होता है। तो पीपीएलओ सबसे छोटा है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एमएलओ की बात करें तो मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। तो पीपीएलओ हो गया और यहाँ पे एमएलओ हो गया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म। तो सबसे छोटा अगर पूछा जाए कौन है, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, आंसर जाएगा पीपीएलओ। ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। तो ये कुछ बातें थी हमारी किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब किंगडम मोनेरा के बाद किस में चलें भाई, अगली क्लास जो होगी हमारी वो टैक्सोनॉमिकल एड्स पे होगी। उसके पहले मैं बातों को बता दूं तुम्हें, जो बच्चा अगर चाहता है अनअकैडमी पे मुझसे और इंडिया के कुछ बेहतरीन टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना, घर बैठे एक अच्छे माहौल में, घर बैठे, क्योंकि घर से बेहतर चीजें नहीं मिल सकती तुम्हें कहीं। घर पे बैठे अगर कोई बच्चा चाहता है तैयारी करना नीट का, घर बैठे का किसी का सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोटा और दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ूं वहां पे, तो तुम घर से बैठकर नीट की तैयारी कर सकते हो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के साथ। इसमें हमने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है जो बच्चों में काफी ज्यादा क्रेज है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, क्या होता है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, क्या है इसके बेनिफिट्स, क्या होंगे इसके चार्ज, क्या होंगे प्राइसेस इसके। अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स की बात मैं तुम्हें बताऊं, लाइव डाउट सॉल्विंग फीचर है। लाइव डाउट सॉल्विंग है, डाउट सॉल्व तुम्हारी रिकॉर्डिंग वीडियो के थ्रू नहीं होती, इसमें लाइव डाउट तुम्हारी सॉल्व होती है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुमने बात किया, प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व। लाइव मेंटरिंग सेशन, तुम्हारा मेंटरशिप चलेगा लाइव, बिल्कुल तुम बात कर सकते हो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी एनसीईआरटी इस तरह से नहीं हो पा रही है, मेरा बैकलॉग काफी हो चुका है, मुझसे नहीं हो पा रहा है कंप्लीट, तो लाइव मेंटरिंग सेशन है इसके लिए। फिजिकल नोट्स तुम्हारे घर पे डिलीवर कर दिए जाते हैं, फिजिकल नोट्स तुम्हारे घर पे डिलीवर कर दिए जाएंगे, पीडीएफ से पढ़ने का कोई चक्कर नहीं, फिजिकल नोट तुम्हारे घर पे होंगे। और प्लस वो सारे बेनिफिट्स जो हम प्लस में देते हैं, वो सारे बेनिफिट्स तुम्हें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी मिलेंगे। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक तुम एक्स्ट्रा गाइडेंस में आ जाते हो, इसके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो ये बेनिफिट्स रहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के। तुम्हारे डाउट्स इकट्ठा हो रहे हैं, डायरेक्ट कॉल करो, डाउट सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। 1-to-1 मेंटरशिप तुम्हें मिलती जाती है, ठीक है, डाउट तुम आराम से पूछ सकते हो। ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का चार्ज, ठीक है। अभी कोई भी डिस्काउंट चल रहा होगा ना, तुम एक बार कुमार लाइव कोड यूज कर देखना, जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट तुम्हें इस रेफरल कोड पे मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा अगर तुम एग्जाम 2022 में देने वाले हो, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। अगर एग्जाम 2023 में देने वाले हो तो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। ओके, ये दोनों सब्सक्रिप्शन के मॉडल बेस्ट हैं, और इस पर भी डिस्काउंट मिलेगा तुम्हें कुमार लाइव पे, 10 to 20% तक का डिस्काउंट तुम्हें मिल जाता है। कई सारे बैचेस आ रही हैं, जैसे 6 अक्टूबर है ना, 6 अक्टूबर आज का ही दिन है, आज से रैंकर बैच आ रही है नीट 2023 के लिए। टाइटन्स बैच 2.0 आ रही है नीट 2022 के लिए, 6 अक्टूबर आज का ही दिन, आज से ही स्टार्ट है, ठीक है। बहुत सारे एक्साइटिंग कॉम्बोज हैं जिनके साथ तुम 20% सेव कर सकते हो। मतलब एक के साथ इतने सारे बेनिफिट तुम्हें मिल रहे हैं, है ना। तो बस ये कोड याद रखना है तुम्हें कि ये कोड यूज कर तुम आराम से बेनिफिट्स उठा सकते हो। तो ये हमारा आज टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, किंगडम मोनेरा। और वीडियो भाई अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। और अनअकैडमी पे बैचेस रोज स्टार्ट लगभग होती हैं, नई बैचेस स्टार्ट होती हैं, तो तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आज भी तुम ज्वाइन करते हो ना, तो जो पहले का सेशन मेरा जो हुआ है उसका तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होता है। लाइव क्लासेस तो हैं ही बेस्ट, लेकिन अगर किसी कारण से छूट जाती हैं तो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास अवेलेबल होता है,
डेली की क्लासेस तुम्हारी 40 रुपये 45 रुपये में डेली की क्लासेस होती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की। तो सोच सकते हो अनअकैडमी ने एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया है इतनी कम प्राइस पे देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कम प्राइस पे देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन तुम्हारी लाइफ की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी है। कम प्राइस की अगर बात करें, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लाखों रुपए पहुंच जाते हैं। 1 साल की अगर देखें जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए है। तुम यहां पे देख सकते हो काफी सारा बेनिफिट तुम्हें मिल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं, है ना। तो ये बात यहाँ पे होती है और इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स एक जगह पे हैं, इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है तुम्हारे लिए। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज करें कि कौन सा लेना है, प्लस लेना है या आइकॉनिक लेना है। दोनों में अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो ये 100% तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगा और ये 110% सफिशिएंट होगा तुम्हारे लिए। तो अब तुम्हारी कॉल है कि अब तुम क्या लेना चाहते हो, है ना। एक बार घर वालों से बात करो अच्छे से, गार्जियन से, फिर उसके बाद देखो कि कौन से सब्सक्रिप्शन की प्लान तुम्हें चूज करनी है। ना ही गार्जियन को फोर्स करना है कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ही हमें ले दो, है ना। तो जो भी तुम्हें लगे, हाँ भाई पॉकेट फ्रेंडली, तो प्लस और आइकॉनिक दोनों है वैसे, ठीक है। तो आराम से सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज करें और अनअकैडमी पे आ जाएं, और बाकी यूट्यूब पे तो चीजें चल ही रही हैं। ओके, तो चलो भाई मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।